चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो सबसे पहले फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं, क्या फॉरेस्ट हम क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी प्रोडक्ट विच आर ग्रेट इंपॉर्टेंस। आपको पता ही है कि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फर्नीचर, ऑक्सीजन, मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है, ठीक है। इट सपोर्ट्स अ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देखो फ्लोरा याद आ रहा है कुछ, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा फ्लावर से मिलता जुलता लग रहा है ना, तो ये प्लांट वाली स्पीशीज, फौना यानी एनिमल, तो फ्लोरा और फौना को भी सपोर्ट करता है, सच एज अमेजॉन फॉरेस्ट एंड वेस्टर्न घाट। आपको पता ही है कि अमेजॉन फॉरेस्ट और वेस्टर्न घाट में बहुत सारे एनिमल और बहुत सारी प्लांट की स्पीशीज रहती है। तो सबसे पहले जो फॉरेस्ट है वो ये भी प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, प्लांट्स और एनिमल को। अगर हम 1700 से 1995 तक का टाइम लेना तो बहुत ही ज़्यादा ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड रहा है। यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बनी है, ठीक है। और उसी की वजह से 13.9 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल, जो कि पूरे वर्ल्ड का 9.3 था, उसको काटा गया है, उसको क्लियर किया गया है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, यानी कल्टीवेशन के लिए, पास्चर के लिए, या फ्यूल के लिए। लकड़ी होती है ना, फ्यूल लकड़ी का यूज़ किया जाता है, तो उससे तो समझ लो ना कितना इंपॉर्टेंस रखता है, फिर भी हमने इसको कितना काटा है। चलो अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन वही होता है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है, दैट डिसअपेयरेंस ऑफ द फॉरेस्ट इज रेफर टू द डिफॉरेस्टेशन। यानी जब फॉरेस्ट डिसअपेयर होने लगता है तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब सर डिसअपेयर मतलब डिसअपेयर क्या, गायब थोड़ा, मतलब कैसे गायब होगा? जंगल कैसे गायब होता है? जब उसको आप काटते हो। तो डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कारण हैं, यानी लोग जंगल क्यों काटते हैं, क्या ज़रूरत है उनको, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये है हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे इसमें। ऐसा नहीं है पूरे वर्ल्ड के डिफॉरेस्टेशन के बारे में नहीं, हम सिर्फ कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया, यानी हम ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर जितने भी जंगल थे उनको क्यों काटा गया। तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही है हमारे इंडिया में जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर हैं, उन्होंने राज किया था। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया और हमने भी क्या क्या किया जिसकी वजह से हमारे पेड़ कटे। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, फॉरेस्ट वर अनप्रोडक्टिव, देयरफॉर ब्रिटिशर बॉट देम अंडर कल्टीवेशन सो दैट दे कुड इंक्रीज द इनकम ऑफ द स्टेट। जो ब्रिटिशर थे ना, महंगे लोग थे, उनका कहना था कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव क्यों? पड़ा हुआ है ऐसे ही, कुछ हो नहीं रहा उसका। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये जो एरिया है जंगल का, उसे काटो और उस पर खेती करो, कल्टीवेशन करो, कि पैसा आए हमारे पास, इनकम आए, समझ लो। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले इनकम कमाने के लिए ब्रिटिशरों ने जंगल को कटवाया। ये जो पड़ा हुआ है खाली लैंड, आप उस पर खेती करो, कुछ उगाओ और हमको भी टैक्स दो। तो उन्होंने ये बोला। सेकेंड पॉइंट था, एज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड ओवर द सेंचुरीज द डिमांड ऑफ द फूड वेंट अप, पीजेंट एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द कल्टीवेशन बाय क्लियरिंग फॉरेस्ट। जैसे जैसे आपको पता ही है हम 1.5 बिलियन पहुंच चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रही है। क्यों कर रही है ये भी पता है, बट रुक नहीं रही है, ओके। एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है ना, वैसे वैसे जो फूड की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। लोग, अगर बहुत ज़्यादा लोग होंगे तो लोग तो फूड की डिमांड करेंगे, और उसी की वजह से क्या होता है, ये हमारे जो पीजेंट वगैरह है ना, जो हमारे किसान है, जो हमारे फार्मर है, उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना स्टार्ट कर दिया और जंगल को काटना स्टार्ट कर दिया। खेती करेंगे तो जंगल का एरिया उन्होंने काटना स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर खेती करना स्टार्ट कर दिया। इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हुआ। 2 पॉइंट हो गए, एक तो ब्रिटिशरों की वजह से, क्योंकि उनको लगा कि लैंड अनप्रोडक्टिव है और उस पर खेती करके इनकम कमाई जा सकती है, और एक पॉपुलेशन की इंक्रीज होने की वजह से इंडिया के अंदर। तीसरा पॉइंट में ब्रिटिशर से रिलेटेड है। ब्रिटिशर ने क्या करा, कमर्शियल क्रॉप का, कमर्शियल क्रॉप यानी फसल के अंदर, मैंने आपको बताया फसल के अंदर उन्होंने जूट, शुगर, वीट, कॉटन उगवाया, क्योंकि ये सारा का सारा उनको अपने इंग्लैंड लेकर जाना था, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत सारी इंडस्ट्री थी, वहाँ पर ये जूट, शुगर इतना ज़्यादा और वीट इतना ज़्यादा नहीं उगता था, तो ये यहाँ से उगाकर वहाँ पर ले जाते थे, एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते थे अपनी इंडस्ट्री में, समझ रहे हो। तो इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर जंगल कटवाए और यहाँ इन जूट, शुगर, वीट, कॉटन उनकी खेती करवाई, ठीक है, कमर्शियल क्रॉप की खेती करवाई, जिसकी वजह से जंगल काटने पड़े। तीसरा था कि जो ओक फॉरेस्ट थे ना इंग्लैंड में, वो डिसअपेयर हो गए थे। मतलब क्यों हो गए थे मैं बताता हूँ। जो ओक फॉरेस्ट है ना, मैं बताता हूँ, ओक की जो लकड़ी होती है ना, बहुत पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है, मजबूत होती है। तो
इसकी वजह से ना, जैसे इंग्लैंड में सारे के सारे ओक ट्रीज खत्म हो गए तो टिम्बर विम्बर थोड़ा कम हो गया। और टिम्बर का यूज़ किस लिए किया जाता था? शिप बिल्डिंग के लिए, जहाज वगैरह बनाने के लिए। तो इसलिए उन्होंने अपने जंगल तो ख़त्म कर दिए, उसके बाद उन्होंने हमारे जंगल पे भी, हमारे जंगलों को भी काटना स्टार्ट कर दिया अपने रॉयल नेवी के लिए, शिप बनाने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने शिप बनाने के लिए हमारे जंगलों को काटा बहुत बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव यूज़ किया उनका। द स्प्रेडिंग ऑफ द रेलवेज। अब रेलवेज आपको पता ही है, रेलवे जैसे इंडिया में आई थी तो उसकी वजह से भी बहुत सारे ट्रीज काटे गए। क्यों काटे गए? क्योंकि रेलवे लाइन है, आपको पता है उनके बीच में लकड़ियाँ लगी हुई होती है ना बहुत सारी, तो उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ काटे गए। और अगर मैं आपको बताऊं तो हर एक माइल को बनाने के लिए कम से कम 2000 स्लीपर्स, यानी 2000 वो लकड़ी के बहुत बड़े बड़े जो क्या कह सकते हो उसको, वो यूज़ किए जाते थे, लकड़ी के बड़े बड़े पार्ट्स यूज़ किए जाते थे। 2000, समझ लो कितने सारे ट्रीज लगते होंगे, समझ लो आप। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट वर ऑल्सो क्लियर्ड फॉर द टी, रबर एंड प्लांटेशन दैट मीट यूरोप ग्रोइंग नीड ऑफ कमोडिटी। अब क्या हुआ, जो यूरोप के यूरोप जो हमारे ब्रिटिशर, यानी यूरोप सेम ही है, आप यही समझ सकते हो। तो ब्रिटिशर को अपने एरिया में क्या चाहिए था? टी, कॉफ़ी, रबर, ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए थी। तो इसलिए उन्होंने हमारे लैंड पर क्या किया, इन सारी की सारी खेती को उगवाया और जंगलों को काट के ये उगवाया। ठीक है, और उन्होंने एक और चीज़ करी, उन्होंने क्या करा, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट था वो क्या किया, यूरोपियन प्लांटर को, जो यूरोप से आए थे गोरे लोग, उनको बहुत ही सस्ते प्राइस में दे दिया और बोला कि यहाँ पर खेती करो, प्लांट और टी, जो प्लांट टी और कॉफ़ी उगाओ, ये बोला गया। तो क्या क्या 5 रीज़न थे, ये पांचों के पांचों 6 के 6 एग्जाम में अच्छे से लर्न होने जाने चाहिए, रट्टे मार लो, कुछ भी कर लो। अब राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अब देखो, मैंने आपको बताया कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पेड़ कटने लग गए थे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर ने बहुत पेड़ काटे शिप बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, अपने कमर्शियल उसके लिए। ठीक है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी, जिसकी वजह से पेड़ बहुत बड़े काटे गए। ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग थे, जो ब्रिटिशर थे, वो है ना थोड़ा चिंता में आ गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि फॉरेस्ट है ना, ऐसे करेंगे, ऐसे ही हम काटते जाएंगे तो फॉरेस्ट बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक बंदे को, जर्मन एक्सपर्ट था फॉरेस्ट्री का, जंगलों का, मतलब जंगल के बारे में बहुत ज़्यादा पता था, एक नाम पर्सन को, जिसका नाम था डीट्रिच ब्रैंडिस। ठीक है, डीट्रिच ब्रैंडिस, डाइट मत पढ़ना इसको, डाइट्रिच नहीं है, डीट्रिच ब्रैंडिस है ये। ठीक है, जर्मन एक्सपर्ट है ये, वो फॉरेस्ट वगैरह के बारे में बहुत अच्छा जानता था। तो उसने क्या क्या किया आप देखते हैं। जो ब्रैंडिस आया ना, उसने प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जिसमें लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दी गई। ठीक है, और लीगल सैंक्शन और बहुत सारी चीज़ों पर, कि जंगलों को काटने पर उसने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई। और ग्रेजिंग यानी ये जो चारा वगैरह, हमारे जो लोग थे वो चारा वगैरह खिलाते थे ना, तो उसके लिए भी, यानी कोई यहाँ पर ग्रेजिंग भी नहीं करवाएगा अपने एनिमल को। तो इन सब चीज़ों पे उन्होंने बैन लगा दिया। किस किस चीज़ों पे? सबसे पहले तो लोगों को ट्रेनिंग दी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, दूसरा एक लीगल सैंक्शन बनाया, पूरा एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया, और रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि पेड़ काटने पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, और ग्रेजिंग पे भी, जो वो ग्रेजिंग करते थे ना, जानवर को ग्रेजिंग करवाते थे अपने, उस पर भी बैन लगा दिया। और उसने कुछ इनिशिएटिव भी लिए, कुछ अच्छे इनिशिएटिव भी लिए। इंडिया फॉरेस्ट साइंस वाज सेटअप इन 1964 में उन्होंने इंडिया फॉरेस्ट साइंस सेटअप करी थी, फॉरेस्ट साइंस का एक कोर्स कह सकते हो आप। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1865, एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भी आया था, वो यही लेकर आया था डीट्रिच ब्रैंडिस। और इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो देहरादून में था, देहरादून में इसने बनवाया था इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन 1906 में, जहाँ पर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री समझाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी। अब सर ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है, चलो समझ आ गया, इसने ये कॉलेज वगैरह बनाए हैं और अच्छे अच्छे एक्ट बनाए हैं, और ये पेड़ को काटने पर बैन लगा दिया था और ग्रेजिंग करने पर बैन लगा दिया था। अब ये फॉरेस्ट, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है, ये वर्ड नहीं समझ आया सर, चलो ठीक है वो भी देखते हैं। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होता है? एक सिस्टम होता है जिसमें कटिंग ट्री को कंट्रोल किया, मतलब अ सिस्टम ऑफ कटिंग ट्री कंट्रोल बट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच ओल्ड ट्री आर कट एंड न्यू वन प्लांट। इसमें देखो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एक तरह से है ना, मतलब एक तरह की कैलकुलेशन कह सकते हो आप। वो क्या करते थे, उनको पता था ये एरिया है, कितना काटे हम, कितना पेड़ काटे, जिसकी वजह से हम दूसरे, मतलब देखो एक एरिया में है, एक एरिया में अगर प्लांट काटोगे आप, ट्री काटोगे आप, तो उस एरिया में ट्री बनने में टाइम लगेगा, तो उस एरिया को कितने टाइम के लिए छोड़ा जाए ताकि वापस
वो उग जाए। तो इस ऐसी ऐसी साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में सिखाया जाता था कि कैसे 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 ट्री कटिंग को कंट्रोल किया जाए और कैसी कैलकुलेशन लगा के मतलब ट्रीज को जल्दी से जल्दी ग्रो किया जाए, ऐसी चीज़ें सिखाते थे। ठीक है, अ सिस्टम ऑफ द कटिंग ट्रीज कंट्रोल बट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन विच द ओल्डर ट्री आर कट एंड द न्यू वंस आर प्लांटेड। ठीक है, ये काम भी करते थे, पुराने ट्री को काटते थे और नए ट्री को प्लांट करते थे। फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्लान टू मेड अ फॉरेस्ट ऑफिशियल, दे प्लान्ड हाउ मच द फॉरेस्ट आर कट एंड हाउ मच। इन्होंने, मैंने आपको बताया कि ये भी प्लान करते थे कि कितने पेड़ काटने चाहिए और कितने पेड़ लगाने चाहिए। ये जो हमारा ब्रैंडिस डीट्रिच था ना, उसने कुछ और भी किया। उसने फॉरेस्ट इनेक्टेड जो 1960 में बनाया था ना उसने एक एक्ट, उसको 1927 में उसने थोड़ा चेंज किया और उसने क्या किया, हमारे जो फॉरेस्ट हैं उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? एक तो रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट एंड विलेज फॉरेस्ट। याद रखना, ये आपको एग्जाम में आ सकता है। 3 फॉरेस्ट में डिवाइड किया गया। अब जो विलेजर्स थे ना उनको अलाउ नहीं किया जाता था रिजर्व फॉरेस्ट में जाने के लिए। रिजर्व फॉरेस्ट वो होते थे जो रिजर्व होते थे, उसको कोई भी काट नहीं सकता। ब्रिटिशर तो काट सकते हैं बट जो नॉर्मल विलेजर्स हैं वो वहां पर नहीं जा सकते। हाउ एवर द हाउस बिल्डिंग एंड द फ्यूल दे कुड टेक वुड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। यानी अगर उनको कुछ लकड़ी वगैरह फ्यूल वगैरह चाहिए होगा अपने घर बनाने के लिए तो वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट में ले सकते हैं, बट रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं जा सकते वो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, हाउ वर द लाइफ ऑफ द पीपल अफेक्टेड। हमें पता है, हम देखो इतने सारे ये ब्रैंडिस डीट्रिच ब्रैंडिस आया था, उसने भी बहुत सारे लॉज लगाए, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी, है ना, कि लोगों रिजर्व फॉरेस्ट में जाने से मना कर दिया। तो लोगों की लाइफ कैसे अफेक्ट हुई वो देखते हैं। जो फॉरेस्टर थे और जो विलेज थे वो डिफरेंट आइडियाज थे उन दोनों के मन में। ठीक है, अब जो विलेजर्स थे वो क्या सोचते थे कि मिक्स स्पीशीज उगाओ, यानी हर तरह के प्लांट उगाओ जो उन्हें फ्यूल दे दे, फोडर दे दे और लीफ दे दे। ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता था भैया वही उगाओ जो शिप और रेलवे बनाने के लिए अच्छा है, हमें कोई मतलब नहीं है लोगों के खाने से, फ्यूल से, हमको तो अपने बिल्डिंग चाहिए, शिप चाहिए और रेलवे चाहिए। ठीक है, इन फॉरेस्ट एरिया पीपल यूज जो फॉरेस्ट के आसपास रहते थे विलेजर्स से, वो तो रूट, लीफ, फ्रूट और ट्यूबर उन सब का यूज करते थे। ठीक है, बट जो हमारे ये फॉरेस्ट वाले थे, फॉरेस्टर थे, उन्होंने उनका जीना हराम कर दिया था। उन्होंने क्या किया था, एक्ट बनाए, ऐसा एक कानून बनाया, एक एक्ट बनाया, अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट एक्ट ऑल everyday practice of villagers like cutting wood for the houses, grazing cattle, collecting fruits and hunting and fishing become illegal। उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर कर दी विलेजर्स की लाइफ। और जो फॉरेस्टर थे उन्होंने एक रूल निकाल दिया। क्या रूल निकाला कि कोई भी ना कटिंग करेगा वुड की, ना ग्रेजिंग करवाएगा अपने कैटल्स की, ना वो फ्रूट वगैरह कलेक्ट कर सकता है, ना हंटिंग कर सकता है, ना फिशिंग कर सकता है, सब कुछ इलीगल कर दिया था। ठीक है, अब पीपल ने क्या किया, पीपल को चुराना पड़ता था जंगलों में जाकर, क्योंकि वहाँ लीगली तो ले नहीं सकते थे, अब इलीगल प्रैक्टिस कर लेते, और अगर उसे पकड़ लेते तो जो गार्ड वगैरह है वो उनको हरेस करते और ब्राइब्स वगैरह लेते थे, उनसे पैसे रिश्वत लेते थे। ठीक है, ओके, अब हाउ डिड द फॉरेस्ट अफेक्ट द कल्टीवेशन। अब देखो सर, अभी तो जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था तब मैंने आपको बताया था कि कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हुआ था, है ना। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जंगलों को काटकर कल्टीवेशन करवाया था, बट कुछ कल्टीवेशन ऐसी भी थी जो बुरी तरीके से अफेक्ट हुई। अब वो कौन सी कल्टीवेशन थी, यानी कुछ फार्मर ऐसे थे जो बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हुए इससे, बैड मैनर में। ऐसा क्यों और वो कौन से फार्मर थे वो देखो। वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द यूरोपियन कॉलोनियलिज्म, यानी जो यूरोपियन कॉलोनियल आए थे उनकी वजह से एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम स्वीडन एग्रीकल्चर भी कहते हैं, वो एक है ना वो एक तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है, और वो हम इंडिया में भी होता है और बहुत सारी अलग अलग जगह भी होता है, अफ्रीका में और एशिया में। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता क्या, उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा था शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पहले बता देता हूँ आपको क्या होता है। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता था, नाम से पता चल रहा है शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये है ना बंजारास जो होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जो जाते रहते हैं माइग्रेंट्स, वो क्या करते थे, जंगल में जाते थे, जंगल का एक एरिया देखते थे, उसको जला देते थे, उस एरिया को जला देते थे, 1-2 साल वहाँ पर क्रॉप उगाते थे, और उसके बाद उस एरिया को 12-18 सालों के लिए छोड़ देते थे कि वापस वहाँ पर जंगल उग पाए।
समझ रहे हो, समझ आ गया ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन। लोग वहाँ पर बंजाराज वगैरह कह सकते हो, जो एक जगह से दूसरी, जिनका कोई फिक्स जोम नहीं होता, वो जंगल में जाते थे, जलाते थे पेड़ों वगैरह को एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ 2-3 साल तक खेती करते थे और उसके बाद 12 से 18 साल के लिए उस जंगल को दोबारा ग्रो होने के लिए छोड़ देते थे। समझ रहे हो। अब इंग्लिश में पढ़ते हैं, पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर कट एंड बर्न रोटेशन, काटा जाता था और जलाया जाता था। सीड वर सोन इन द एशेज, यानी जो राख होती थी उनके अंदर बीज बोए जाते थे। आफ्टर द फर्स्ट मानसून रेन, यानी फर्स्ट मानसून रेन के बाद ऐसा किया जाता था। एंड द क्रॉप हार्वेस्ट बाय अक्टूबर नवंबर, और अक्टूबर और नवंबर में फॉरेस्ट जो अपने हार्वेस्ट, जो क्रॉप उगाई थी उसको हार्वेस्ट यानी काट लिया जाता था। सच प्लॉट्स आर कल्टिवेटेड फॉर द कपल ऑफ द ईयर, कुछ सालों तक ऐसे ही करा जाता था और उसके बाद 12 से 15 सालों के लिए उसे छोड़ दिया जाता था कि वो दोबारा उग पाए। अब जो यूरोपियन लोग थे ना, वो इससे बड़ा दुखी थे, उनको ये पसंद नहीं आता था। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने वाले लोग हैं ना, उनको बिल्कुल भी रास नहीं आते थे, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी उन्हें ये चीज़। क्यों नहीं लगती थी? यूरोपियन फॉरेस्टर रिगार्ड द प्रैक्टिस एज द हार्मफुल फॉर द फॉरेस्ट। वो मानते थे कि जो प्रैक्टिस है ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वो बहुत हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है? वो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। देखो, पहला, दे फेल्ट दैट द लैंड इन विच वॉज यूज फॉर द कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर कुड नॉट ग्रो द ट्री और द रेलवे टिम्बर। उनको लगता था ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, आप ये जो जला रहे हो, जो पेड़ पौधे जला रहे हो, उसकी वजह से जो राख बनती है ना, उससे जो टिम्बर है, वो टिम्बर को उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और टिम्बर ख़राब क्वालिटी का उगेगा। वो जो टिम्बर वो रेलवे बनाने में यूज़ करते थे ना, वो अच्छा नहीं उग पाएगा, तो इसलिए वो पसंद नहीं करते थे। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन द फॉरेस्ट वर बर्न देयर वॉज अ एड डेंजर टू द फ्लेम्स एज स्प्रेडिंग टू द बर्निंग वैल्यूएबल टिम्बर। उनको ये भी लगता था कि अगर ये जो फॉरेस्ट जला रहे हैं, अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई और आग ज़्यादा फैल गई तो टिम्बर का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, बाकी पूरे जंगल में आग लग जाएगी, तो इसलिए उनको पसंद नहीं करते थे। तीसरा पॉइंट था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन ऑल्सो मेड इट हार्डर टू द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्स। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, आपको पता है, हर फार्मर से टैक्स लेती थी। अब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे ना, उनको देखना और उनसे टैक्स कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा दिक्कत देता था इनको, तो इसलिए ये भी पसंद नहीं थे। देयरफॉर द गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन द शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो इसलिए उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया और इसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटी जो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती थी, उनको एक जगह से एक जगह रहना पड़ा, डिस्प्लेस फ्रॉम देयर होम्स इन द फॉरेस्ट। सम ऑफ दैट चेंज ऑक्यूपेशन, अब कुछ लोगों को तो अपनी ऑक्यूपेशन भी चेंज करनी पड़ी थी। वाइल सम रेजिस्ट थ्रू द लार्ज एंड द स्मॉल रिबेल, और कुछ रिबेल बन गए, मतलब लड़ाई के लिए कह सकते हो आप, उन्होंने उसके खिलाफ आंदोलन